तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा में। तो दोस्तों, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स मॉडल। दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट मॉडल है वो है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। दोस्तों, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जो मॉडल है बहुत सिंपल मॉडल है। दोस्तों, पुराने समय में इस मॉडल का बहुत उपयोग किया जाता था, लेकिन दोस्तों करंटली इस मॉडल का उपयोग बहुत कम किया जाता है। और दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स मॉडल है वो इसी मॉडल पर आधारित है। यानी ये कि ये सबसे पहले आया था मॉडल, तो इसलिए ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस मॉडल के अंदर दोस्तों 6 फेज है। दोस्तों, अगर इसके अंदर एक फेज कंप्लीट होने के बाद ही आप नेक्स्ट फेज पे जा सकते हो। जब तक अगर आप एक फेज कंप्लीट नहीं कर लेते तो आप सेकंड फेज पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसका मतलब दोस्तों एक फेज का जो आउटपुट है इसका मतलब एक फेज का आउटपुट है वो सेकंड फेज का क्या है, इनपुट है। और जो दोनों फेज है दोस्तों एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो फेज है वो 6 फेज है। दोस्तों, पहले फेज का नाम है फिजिबिलिटी स्टडी। सेकंड फेज का नाम है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। थर्ड फेज का नाम है डिजाइन। फोर्थ फेज का नाम है कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। फिफ्थ फेज का नाम है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। और सिक्स फेज का नाम है मेंटेनेंस। दोस्तों, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या चेक करेंगे? दोस्तों, फिजिबल स्टडी में चेक करते हैं कि कोई भी जो भी कंपनी है या कुछ कंपनी है या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर किसी भी प्रोडक्ट को डेवलपिंग कर रहा है तो दोस्तों वो प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर दोस्तों फाइनेंशियली टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए। अगर वो फाइनेंशियली टेक्निकली फिजिबल नहीं है तो दोस्तों वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या है कि फिजिबिलिटी स्टडी में ये भी चेक करते हैं कि मान लो जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स वो क्रिएट हो रही है तो उनको यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे चेक करते हैं। और उनके जो बहुत सारे सॉल्यूशंस है वो हम यहाँ पे लेते हैं और उनके जो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है उनको यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। दोस्तों, उसके बाद है नेक्स्ट पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। दोस्तों, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या है कि यहाँ पे जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, दोस्तों जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उनको यहाँ पे हम हमको लिया जाता है। दोस्तों, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन में दो फेज है। एक तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस और दूसरा है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यानी इसमें क्या है, फर्स्ट फेज में क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में दोस्तों हम क्या करते हैं, कस्टमर से रिक्वायरमेंट जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो उनको क्या करते हैं, गैदरिंग करते हैं। दोस्तों, गैदरिंग करने के बाद में जो कस्टमर्स की जितने रिक्वायरमेंट जिसमें अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट है, यानी जो रिक्वायरमेंट उस प्रोडक्ट के लिए या उस सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरी है वही रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। अभी मान लो कि सपोज मान लो कि एक एग्जांपल मान लो कि जैसे कि मान लो कोई बिल्डर से बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है। अगर मान लो कस्टमर रिक्वायरमेंट रखता है कि मुझे तो अपना हेलीकॉप्टर इस बिल्डिंग के ऊपर उतारना है, जबकि दोस्तों उस वो बिल्डिंग अगर हेलीकॉप्टर के उतरने लायक नहीं है यानी हेलीपैड का निर्माण नहीं हो सकता, तो दोस्तों वो कस्टमर की इनअप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट्स है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, इसी रिक्वायरमेंट्स में दूसरा फेज है सो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि दोस्तों कि जो अपने रिक्वायरमेंट्स लिए जो जितने भी अप्रोप्रिएट यानी जो उस प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है उन रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मतलब उसको हम उसको रिटर्न में हम जितने रिक्वायरमेंट्स रिटर्न में लेते हैं, जिससे कभी इन फ्यूचर्स अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो दोस्तों उस प्रॉब्लम्स को हम उस जो भी उस प्रॉब्लम्स को उस जो डॉक्यूमेंटेशन एसआरएस के माध्यम से सोल्व कर सकें। दोस्तों, उसके बाद भी क्या है कि जो रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों नेक्स्ट फेज आता है डिजाइन फेज। दोस्तों, डिजाइन फेज में क्या होता है कि हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर मतलब यानी स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, तो हम फ्लो डायग्राम बना रहे हैं यानी किसी भी प्रकार के जो डायग्राम्स हैं उसके माध्यम से हम इनका क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। दोस्तों, डिजाइन करने के बाद में हम करते हैं कोडिंग। दोस्तों, कोडिंग में क्या होता है, दोस्तों कोडिंग में क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या होता है, जो स्ट्रक्चर और डिजाइन के माध्यम से एक जो इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि दोस्तों कोई भी सॉफ्टवेयर का हम निर्माण करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। दोस्तों, जो मॉड्यूल्स होते हैं तो हर प्रत्येक मॉड्यूल्स की एक अलग अलग कोडिंग्स होती है। दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक मॉड्यूल्स की हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद में जो अगला फेज आता है वो इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग। दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि जो जो मॉड्यूल्स हमने क्रिएट किए थे, दोस्तों मॉड्यूल्स की कहते हैं उनको क्या करते हैं, सबको इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेट मतलब दोस्तों इनको कंबाइन किया जाता है। कंबाइन जैसे कम कंबाइन करते हैं तो हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसका यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर निर्माण होने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों, उसकी टेस्टिंग होती है। दोस्तों, जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग में तीन
जो टेस्टिंग है वो भी 3 फेज से की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्टिंग। दोस्तों टेस्टिंग यहाँ पे 3 टेस्टिंग होती है: अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में क्या करते हैं दोस्तों, जो अल्फा टेस्टिंग जो परफॉर्म की जाती है वो परफॉर्म की जाती है डेवलपमेंट टीम के द्वारा। दोस्तों जो बीटा टेस्टिंग है दोस्तों, वो यहाँ पे बहुत सारे जो कस्टमर्स है वो मिलके एक साथ टेस्टिंग करते हैं। तो जो तो दोस्तों इसको सिस्टम टेस्टिंग बोलती हैं। ये बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो इस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। दोस्तों एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद में जब सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड हो जाता है तो कस्टमर परफॉर्म करता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कि ये प्रोडक्ट डिलीवर करने लायक है, रिजेक्ट करने के लायक है। दोस्तों यहाँ पे एक जो 6 पेज होता है ये मेंटेनेंस का होता है। दोस्तों मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स का एक महत्वपूर्ण फेज है। दोस्तों इसमें क्या है, जितना भी फुल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जो भी एफर्ट लगता है उसका 60% वो किस में काम आता है? मेंटेनेंस में काम आता है। तो मेंटेनेंस में दोस्तों 3 टाइप्स के मेंटेनेंस है, तो करेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस और एडेप्टिव मेंटेनेंस। दोस्तों करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है? दोस्तों करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो जितनी भी एरर्स है उनको करेक्ट किया जाता है। यानी जो सॉफ्टवेयर के जो अपने हमने जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप किया था उसके उस उस टाइम पे जो डेवलप करने के टाइम पे जो भी जो एरर्स है वो खोजी दी गई थी उसमें यहाँ पे सोल्व किया जाता है। और दोस्तों परफेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो फंक्शनलिटी है दोस्तों, फंक्शनलिटी को हम क्या करते हैं? इन्हांस करते हैं। यानी जो भी उसके अंदर फंक्शनलिटी हमने निर्माण की थी यानी बनाई थी सॉफ्टवेयर में, तो उसको इन्हांस किया जाता है। तो एडेप्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर दोस्तों वो बनाया तो वो नई इन्वायरमेंट में लाई। जैसे मान लो कि अपने विंडोज़ के लिए बनाया, और तो विंडोज़ के मान लो अगर हमें दूसरी विंडोज़ पे चलाना है यानी विंडोज़ 8.1 पे चलाना है या लाइनक्स पे चलाना है, तो दोस्तों वो पोर्टिंग जो एडिटिव मेंटेनेंस में क्या है, अगर उसको पोर्टिंग की रिक्वायरमेंट हो तो दोस्तों वो वर्क यहाँ पे किया जाता है। दोस्तों इसके एडवांटेज क्या है? दोस्तों पहला एडवांटेज तो ये है कि ये दोस्तों बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, यानी और जितने भी लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा ये आसान है। ठीक है, और सबसे पहली बात ये सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो और बहुत सिंपल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो किसी भी फेज का जो प्रोसेस है वो एक बार में ही किया जाता है, यानी आप उसको दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक स्टेज जो फेज मॉडल की प्रत्येक स्टेज है वो अच्छी तरीके से डिफाइन की गई है। और दोस्तों ये मॉडल बहुत क्लियर है और वेल अंडरस्टूड, यानी बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। और दोस्तों जितनी भी प्रोसेस, एक्शन और रिजल्ट्स है वो आर यहाँ पे वेल डॉक्यूमेंटेड है, बिल्कुल पूरे अच्छे से डॉक्यूमेंट किए हुए हैं। ठीक है, बाकी इसका ड्रॉबैक अगर आप देख सकते हो, ड्रॉबैक तो यही है दोस्तों। पहली बात तो इसके अंदर कोई फीडबैक बहुत नहीं है। मतलब अगर आपने एक फेज कंप्लीट कर लिया तो आप दोबारा दूसरे फेज पे नहीं आ सकते। यानी अगर आपकी कोई सी भी एरर पिछले फेज पे रह गई यानी तो वो उसको आप करंटली उस टाइम पे सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक फेज होने के बाद में आपको दूसरे फेज पे आना ही होगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे और बाकी यहाँ पे फेज को आप ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन पे क्लिक करो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन से कॉन्टेस्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती है। थैंक यू दोस्तों।